भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी हाल ही में विदेश यात्रा पर गए। यहाँ पर मैं बैंकॉक या थाईलैंड की बात नहीं कर रहा, जहाँ पर वो अक्सर जाते रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की, जिसकी 6 दिन की यात्रा पर राहुल गांधी गए। कैलिफोर्निया से लेकर न्यूयॉर्क तक हर जगह पर उनके हजारों चाहने वालों ने उनका खूब स्वागत किया। मकसद था अमेरिका में रह रही इंडियन डायस्पोरा या फिर एनआरआईज द्वारा अपने देश में अपनी पार्टी के लिए सपोर्ट इकट्ठा करना। कर्नाटका में जीत के बाद राहुल गांधी और उनकी पार्टी के हौसले काफी बुलंद हैं। अमेरिका के कई शहरों में अलग अलग जगहों पर दिए गए बयानों से ये बात तो पता लगती है कि राहुल गांधी अब पहले जैसे नासमझ नहीं रहे। That the world is too big, too complicated for any one person to think that he understands everything and he knows everything. वो पहले से ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं। जो लोग उन्हें पप्पू के नाम से संबोधित करते थे वो भी ये बात मानेंगे। लगता है कर्नाटका जीत से राहुल गांधी ने काफी कुछ सीखा है, मगर अभी भी उनकी कई बातों से उनकी इग्नोरेंस और नासमझी का साफ साफ पता चलता है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। भारत जोड़ो। और कई बातें बोली, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में सियासी जंग छिड़ गई। ये कार्यक्रम करीब 55 मिनट तक चला और इसका थीम भी यही था, मोहब्बत की दुकान। ये कार्यक्रम जैसे ही शुरू हुआ, खालिस्तान के समर्थक वहां पर आ गए और पंजाब को खालिस्तान बनाने की डिमांड करने लगे। खालिस्तान के नारे लगाने लगे, खालिस्तान का झंडा लहराने लगे। जिस वक्त वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। इन खालिस्तानी सपोर्टर्स ने ये नारे लगाए। वो सिक्स फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन से आए थे, जिस पर भारत में बैन लगा हुआ है। ज्यादातर समय राहुल गांधी पीएम मोदी के खिलाफ बोलते रहे। पीएम मोदी का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि अगर पीएम को भगवान के पास भी बिठा दिया जाएगा तो वो भगवान को भी यूनिवर्स के बारे में पूरा ज्ञान दे सकते हैं, उन्हें सब कुछ समझा सकते हैं। I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. और फिर इसके बाद भगवान शायद अपने आप से पूछें कि दुनिया बनाते हुए मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई। Yes, and God would get confused that what have I created? राहुल गांधी ने उस घटना का भी मजाक उड़ाया जिसमें पीएम मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले सेंगोल के राजदंड को दंडवत प्रणाम किया था। उन्होंने कहा कि नई संसद का उद्घाटन असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार बात नहीं करना चाहती। राहुल गांधी ने भारत सरकार पर सभी सेंट्रल एजेंसीज को कंट्रोल करने का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारत सरकार ने पुलिस के द्वारा उनकी भारत जोड़ो यात्रा को रोकने में पूरी ताकत लगा दी। लेकिन क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कहीं पर भी किसी तरह से रोका गया था? राहुल गांधी से जब भारत के मुस्लिम्स की सिचुएशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि दलित, माइनॉरिटीज और गरीब लोग भी खुद को लाचार महसूस करते हैं। भारत में आज जो मुस्लिम्स के साथ हो रहा है वो 1980s में यूपी में दलित के साथ हुआ करता था। पेगासस के बारे में बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें आज भी लगता है कि उनका फोन टैप हो रहा है। I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. न्यूयॉर्क में भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी तरह से विश्वास है कि जिस तरह से कर्नाटका में उन्होंने बीजेपी को हराया, उसी तरह से वो तेलंगाना में भी बीजेपी को खत्म कर देंगे। अब ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, ये तो वक्त बताएगा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में गांधी और गोडसे की आइडियोलॉजीज की वजह से झगड़े होते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी के नेता सिर्फ इतिहास की बात करते हैं। तो अब राहुल गांधी ने डिसाइड किया है कि वो भारत में नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों में मोहब्बत की दुकानें और शोरूम खोलेंगे। मकसद एक ही है, सबको ये बताना कि कैसे पीएम मोदी भारत के लिए अच्छे नहीं है और कैसे बीजेपी की सरकार भारत को आगे नहीं बल्कि पीछे ले जा रही है। कई नेताओं ने राहुल गांधी के इन बयानों पर अलग अलग टिप्पणियां दी हैं। कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर का कहना है कि जब भी राहुल गांधी देश से बाहर जाते हैं तो वो भारत को अपमानित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। जिस 80 के दशक का जिक्र वो कर रहे हैं उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा से मुस्लिम्स को च्युइंगम की तरह इस्तेमाल किया है। एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने कहा कि 1980s में जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त दिल्ली में सिखों का नरसंहार हुआ। यूपी में ईदगाह में 400 से ज्यादा मुस्लिम्स को
पुलिस फायरिंग में मार दिया गया। राहुल गांधी की नासमझी उस वक्त सामने आई जब उनसे पूछा गया कि वो केरला में अपने पॉलिटिकल पार्टनर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बारे में क्या सोचते हैं। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि IUML एक कम्प्लीटली सेक्युलर पार्टी है। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. चलिए देखते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। 1906 में जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी तो इन्होंने इस्लाम के लिए अलग अलग देश मांगे। 1948 में जिन्ना की मौत के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बंद हो जाती है और ये मुस्लिम लीग कई हिस्सों में बट जाती है। पाकिस्तान जो उस समय वेस्ट पाकिस्तान था वहाँ पर इसका नाम मुस्लिम लीग हो जाता है। बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ पर ये अवामी लीग के नाम से जानी जाती है और साउथ इंडिया में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बन जाती है। एक शख्स हुआ करते थे मोहम्मद इस्माइल, जिन्होंने 1920 में कांग्रेस ज्वाइन करी। 1947 में बहुत से मुस्लिम्स पाकिस्तान में माइग्रेट कर गए, मगर कुछ लोग सोशो इकोनॉमिक कारणों की वजह से भारत में रह गए। अब ये जो मुस्लिम्स भारत में रह गए थे, ये जरूरी नहीं था कि इन्हें भारत से प्यार था। मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि मैं भारत में मुस्लिम लीग को रिवाइव करूंगा, मगर जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें चिट्ठी लिखकर कहा कि आपको ये नहीं करना चाहिए, इस आइडियोलॉजी को भूल जाइए, पार्टीशन हो चुका है। मुस्लिम लीग को सही मानने वाले अब यहाँ से जा चुके हैं, मगर मोहम्मद इस्माइल नहीं माने। नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन से शिकायत की कि आप मोहम्मद इस्माइल पर प्रेशर डालिए कि वो देश में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ना खड़ी करें, इससे भारत में रह रहे मुस्लिम्स की देश के प्रति लॉयल्टी पर सवाल उठेंगे। यही बात आगे जाकर RSS से भी कही थी, मगर 1960 में जब RSS और मुस्लिम लीग को बैन करने की बात कही गई, तब जवाहरलाल नेहरू अपीजमेंट के कारण IUML को बैन नहीं कर पाए। 1957 में एक स्पीच में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि IUML एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी आइडियोलॉजी बंटवारे की है। कांग्रेस IUML को खत्म कर देगी। 10 मार्च 1948 मद्रास में मुस्लिम लीग के 147 मेंबर्स की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सिर्फ 30 आए जिन्होंने IUML की स्थापना की। हमारे देश में अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है और इसका कारण भी यही IUML है। मोहम्मद इस्माइल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया था। मुस्लिम्स के लिए पर्सनल लॉज को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देने के लिए मुहिम चलाई और कहा कि मुस्लिम्स के लिए पर्सनल लॉज अलग होने चाहिए। अपनी वेबसाइट पर IUML अपनी 5 अचीवमेंट बताती है। सबसे पहली, मुस्लिम लॉज को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिलाना। दूसरी, बाबरी मस्जिद केस में मुस्लिम पक्ष को सपोर्ट करना। तीसरी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को मुस्लिम यूनिवर्सिटीज का दर्जा दिलाना। चौथी, कई जगहों पर मुस्लिम आरक्षण को लागू कराना। और पांचवी, 1986 के शाह बानो केस का निपटारा शरिया लॉ के तहत कराना। अब यहाँ कहीं पर भी आपको सेक्युलरिज्म नजर आता है? कहीं पर भी आपको लगता है कि हिंदुओं की कोई बात हुई हो? जिस ऑर्गेनाइजेशन को राहुल गांधी के पूर्वज जवाहरलाल नेहरू ही कम्युनल मानते थे और जिसे बंद कराना चाहते थे, उसे राहुल गांधी सेक्युलर कैसे कह सकते हैं? आज राहुल गांधी पहले से चाहे ज्यादा मैच्योर हो गए हो, चाहे उनमें पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया हो, लेकिन कहीं पर भी जाने से पहले उन्हें हिस्ट्री जरूर पढ़ लेनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।